नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। बरेली लाइव में हम हर बार आपको नए नए मुद्दों की जानकारी देते हैं और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं बरेली शहर की एक जानी मानी शख्सियत, अभिभावक संघ के अध्यक्ष और एक जागरूक समाज सेवी अंकुर सक्सेना जी। और आज इनसे हम पहले भी अपने कई सारे वीडियोज़ में कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। आज भी एक ऐसा ही ज्वलन मुद्दा लेकर हम लोग आपके सामने आए हैं जिस पर हम लोग इनसे चर्चा करेंगे। वो ज्वलन मुद्दा क्या है वो आप मेरे पीछे चलते हुए इस टीवी में देख सकते हैं। जी हाँ, ये वही ज्वलन मुद्दा है जो आजकल सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है। वो ज्वलन मुद्दा है ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का, जिसकी वजह से भारत भी प्रभावित हो रहा है। तो आइए इस पर मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं अंकुर सक्सेना जी से। अंकुर सक्सेना जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो युद्ध हो चल रहा है इतना बड़ा, जिसे विश्व युद्ध भी कहा जा रहा है, महायुद्ध भी कहा जा रहा है, जिसमें तमाम देश जुड़े हुए हैं, लेकिन मूलतः जो है अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई। तो ये पहले तो ये बताइए, ये युद्ध शुरू क्यों हुआ, इसका ओरिजिन क्या था, इसका कारण क्या था सबसे बड़ा? देखिए सचिन जी, सबसे ये नो डाउट इस विश्व का एक बहुत बड़ा विषय है इस वक्त कि कब जाके ये युद्ध रुकेगा या क्यों ये युद्ध हुआ। देखिए, ईरान हमेशा से आप जानते हैं खाड़ी देश है और ईरान के अंदर हमेशा से पेट्रोल, डीजल और जैसे कहते हैं पेट्रो प्रोडक्ट्स का वो भंडार है वहाँ पर देखा जाए तो। उसके साथ साथ उसके पास जो लेन देन है वो भी बहुत अच्छा पैसों में है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी पावर को बढ़ा सकता है। मिसाइल्स में वो अपने आप को बहुत आगे ले जा चुका था। सवाल था कि वो परमाणु हथियार भी बनाने को तैयार था। अब प्रॉब्लम ये थी अमेरिका को कि ये किसी भी रूप से परमाणु हथियार ना बना पाए, परमाणु बम ना बना पाए। अब उस पर बहुत दिनों तक बातचीत चल रही थी कि हम लोग टेबल पे बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं, कुछ सिक्योरिटी मैटर्स को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। इसराइल को बहुत बड़ी दिक्कत थी इस बात से कि अगर उसके पास परमाणु ताकत आ जाएगी तो इसराइल को सबसे बड़ी तकलीफ दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इसराइल को थी वहाँ से कि अगर वहाँ से कोई जैसे ईरान ने अगर अपना परमाणु हथियार बना लिया, परमाणु बम बना लिया, तो इसराइल के लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो बहुत छोटा सा देश है और छोटे से देश में बहुत कम जनसंख्या वाला देश है। अगर परमाणु उस हथियार ईरान ने बना लिया तो इसराइल कभी भी उसके सामने डोमिनेंस नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक ही हथियार में पूरा देश खत्म हो सकता है। मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ईरान मजबूत हो जाता तो बहुत सारे समीकरण बिगड़ सकते हैं। युद्ध जब लंबा चलता है अंकुर जी, एक पुरानी कहावत है कि जंग तो चंद रोज होती है मगर जिंदगी बरसों तलक होती है। तो इससे इकोनॉमिकली कंडीशन जो देश अमेरिका है या इजराइल आपने बताया या फिलिस्तीन या जो भी ईरान है, इन पर क्या फर्क पड़ सकता है अगर युद्ध लंबा चला तो? देखिए, जैसे अभी हमने देखा था ईरान 10 साल तक युद्ध लड़ने की बात कर रहा है, क्या चलता है? देखिए, ईरान तो 10 साल क्या, वो तो कहेगा 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक लड़ते रहे, क्योंकि देखिए देश, कोई भी देश युद्ध में जब जाता है तो कहीं ना कहीं पीछे से कोई ना कोई देश होते हैं जो उसको सपोर्ट करते रहते हैं। अब सवाल यहाँ पर अमेरिका के लिए उल्टा बैठ गया। अमेरिका ने क्या सोचा था कि हम ये 6 देशों पर जब अटैक होगा तो ये लोग भी लड़ने की कोशिश करेंगे, आके गल्फ कंट्रीज आपस में लड़ेंगे, जब आपस में लड़ेंगे तो मैं अपना हथियार बेच लूंगा। अब यहाँ पर सवाल हुआ कि गल्फ कंट्रीज ने तो मना ही कर दिया कि हम युद्ध में उतरेंगे नहीं। उधर वो उम्मीद कर रहा था कि चाइना जो है वो भी उस वॉर में उतरेगा, चाइना ने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम भी नहीं उतर रहे, जबकि चाइना का तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोल का जो इसका आता है वो वहीं से आता है, ईरान से आता है, तो वो भी उसमें एंटर नहीं किया। अब जहां पर आप समझिए कि एक दुकान के शटर डाउन होंगे तो कहीं ना कहीं तो पैसों की दिक्कत आनी है। तो इस वक्त गल्फ कंट्रीज से जो पेट्रोल प्रोडक्ट जाने थे वो नहीं जा पा रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो वो बेच रहा था नहीं बेच पा रहा आज की तारीख में। तो इकोनॉमिकली तो देखिए, जिस देश में पेट्रोल नहीं पहुंचेगा वहां उसके रेट बढ़ेंगे, जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ेंगे, प्रोडक्शन के रेट बढ़ेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे कनेक्टेड रिलेटेड काम है जिसके अंदर इसका अफेक्ट आएगा। तो इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे 2 रुपए की चीज जब 4 रुपए की आपको मिलेगी, 5 की मिलेगी, 6 की मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी खरीदने की क्षमता कम होगी, प्रोडक्शन की क्षमता कम होगी, और कहीं ना कहीं जब ये सब चीजें होती है तो टोटल जीडीपी पे भी अफेक्ट आता है जब लंबा चलता है। तो इकोनॉमिकली ये जो युद्ध है ये वाकई में नुकसान पहुंचाने वाला युद्ध है। मैं आपसे ये सवाल भी जानना चाहूंगा कि भारत की इकोनॉमी पर इस युद्ध अगर लंबा चला तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक आपने शब्द अभी लिया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये बेसिकली क्या है, इसके विषय में थोड़ा बताएं। देखिए, ये जो आपका जो जहां से ये सारे जो टैंक, ये जो आपके शिप निकलते हैं, जितना भी टैंक सब निकलते हैं, तो इसमें ना एक जो खाली जो एंगल सा है, कह सकते हैं ट्राइंगल सा कह लीजिए, कि एक पहाड़ी ऐसे जाकर ऐसे है। ओके, ठीक है, तो ऐसे करके जब ऐसे जाते हैं तो वो छोटा सा एक 32-33 किलोमीटर का एक रास्ता है। ओके, उस एरिया से क्रॉस करना होता है। तो वो एरिया जो कंट्रोल्ड है वो ईरान से है।
तो आज की तारीख में अगर ईरान उसे ब्लॉक कर दे रहा है तो वहां से फिर नहीं निकल सकता कोई भी टैंकर वहां से। पूरी दुनिया में सारा पेट्रोकेमिकल वहीं से जाता है। 20% ऑफ टोटल टोटल पेट्रोल प्रोडक्ट, 20% का जो टोटल है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरता है। तो 20% रोकना दुनिया का मतलब आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा हो गया, जिसमें भारत को भी आता है। भारत को भी आता है, लेकिन भारत को तो उसने छोड़ दिया। विपक्षी पार्टी जिस तरह की शंका जाहिर कर रही है कि आने वाले दिनों में इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस होने वाली है, तो मेरा सवाल फिर से वही है आपसे कि भारत की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा और भारत की जनता। देखिए मैं आपको बताऊं कि 2014 से पहले की बात कर ले, जब मोदी जी नहीं थे तो हमारे पास ऑयल रिजर्व नहीं थे। मतलब अगर ऑयल हमारा रुक जाए तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती, इस तरह की कंडीशन हमारी थी। आज के तारीख में ये है कि हमारे पास 10 से 12 दिन का जो ऑयल है वो तो हमारे रिजर्व में है। मतलब 10 दिन तक हमको बिल्कुल भी पेट्रोल ना आए किसी भी देश से तो 10 दिन तो देश चल सकता है। मतलब जिस दिन से रुक जाएगा उसके 10-12 दिन तक चल सकता है। उस 10-12 दिन के बाद क्या जो तेल है लगभग 65 दिन के आसपास का, वो हमारी रिफाइनरीज के पास है। जितनी ऑयल कंपनीज हैं उनके पास कच्चा तेल रिफाइन कर लेंगे वो लोग। तो ऑल टुगेदर यदि आप देखें तो 75 से 80 दिन का रिजर्व हमारे पास है। अगर सोचिए यही लड़ाई 2014 से पहले हुई होती, हमारे पास एक दिन का पेट्रोल नहीं था। तो ईरान की जहां तक बात करिए, आपको जैसे लोग मोदी के लिए कहते हैं कि ईरान ने एक बार हिंदुस्तान का जहाज रोक लिया था, तो हाथ पे जोड़ जोड़ के बड़ी मुश्किल से उस चीज को एग्रीमेंट करके हमारी कांग्रेस सरकार ने उसको मैनेज करा था उस सिचुएशन को। यहाँ पर तो आप देखिए डंके की चोट पर झंडा लगा हुआ है हिंदुस्तान का, चले आ रहे हैं वहां पर अपने हमारे सारे जहाज वहां से लेके, और वो भी कह रहे हैं कि ईरान भी कह रहा है, ईरान इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमने भारत के झंडे लगे हुए उनको अलाउ किया है कि भारत अपना तेल ले जा सकता है। जबकि चाइना को उसने अलाउ किया था, हिंदुस्तान को बोल के नहीं अलाउ किया था, लेकिन आज आ रहे हैं अपने देश के अंदर सारे। भारत का एक मित्र देश है रशिया, तो रशिया से अभी बीच में आया था कि रशिया से 1 महीने तक तेल लेने की अनुमति दे दी गई है। ये क्या गड़बड़ झाला है, इसके पीछे क्या है? अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से अपने घर जाएंगे मेरा इंटरव्यू करने के बाद या इस पॉडकास्ट के बाद अपने घर जाएंगे, और मैं कह दूं कि मैंने सचिन श्याम जी को अलाउ कर दिया कि अपने घर तक चले जाए। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप मुझसे लड़ने आ जाए अगले दिन कि आप कौन होते हैं मुझे देने वाले। अब मान लीजिए मैं वाकई बहुत शक्तिशाली आदमी हूँ तो मैं आपको लड़ूं, आप मेरे से लड़े, तो उस लड़ने में क्या होगा कि मैं लड़ूंगा, आप लड़ेंगे, आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, और क्षति ज्यादातर उसको हो जाएगी जो कमजोर पक्ष होगा। और कमजोर पक्ष के बाद अगर मान लीजिए कि जो आपने बड़े पक्ष को, अगर मान लीजिए मजबूत पक्ष को कुछ नुकसान पहुंचा भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता। भाई इस बात को मानने में क्या गुरेज है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर तो अमेरिका ही है। तो अमेरिका अगर आके एक पहलवान आके अगर किसी हल्के आदमी से कोई बात करता है तो वो आदमी कूटनीति से तो उस चीज को जवाब दे सकता है, लेकिन लड़के नहीं दे सकता। अमेरिका लगातार चाह रहा है कि भारत कुछ ऐसा करे जिसमें भारत को उकसा रहा है, वो कि लगातार की कोशिश कर रहा है कि कुछ भारत करे, और करने के बाद वो कुछ एक्शन ले कि ठीक है हम दिखाते हैं। अच्छा अंकुर जी, जैसे अगर हम पेट्रोकेमिकल के साथ साथ हम बात करते हैं घरेलू गैस की, तो एलपीजी और पीएनजी का चल रहा है, तो अभी सरकार ने ये कहा कि भाई, या कई जगह ऐसा हो रहा है कि लोग एलपीजी कनेक्शन छोड़ रहे हैं, पीएनजी ले रहे हैं। सरकार कह रही है पीएनजी की बहुतायत है हमारे पास, एलपीजी कमी। इसके विषय में थोड़ा बताएं ताकि हमारे उन दर्शकों को पता लग सके जो इस समय लाइनों में लगे हुए हैं गैस एजेंसियों के बाहर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको बड़ा मैं चाहता हूँ कि बड़ा अच्छी तरह से हाईलाइट हो। जैसे मान लीजिए कि आपके एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे कुछ फ्रिज रखे हैं, कुछ टीवी रखे हैं, कुछ म्यूजिक सिस्टम रखे हैं जो पिछले 3-4-6 महीने से रखे हैं। उसमें से कभी 2 बिकते हैं, कभी 1 बिकता है, कभी कुछ बिकता है, और शोरूम भरा रहता है। कभी वो ऑर्डर देते हैं 2 बिक गए 2 मंगा लिए, 3 बिक गए 3 मंगा लिए, फिर एकदम से दिवाली ऑफर आता है और दिवाली पे वो कहते हैं कि हम जो है आज आपको जो है कि एक फ्रिज के ऊपर 10,000 का ये दे देते हैं, 5,000 का ये दे देते हैं, कुछ भी निकाल देते हैं ऑफर, मान ली बढ़िया सा ऑफर निकाल देते हैं। तो आप देखते हैं जितनी लाइन लगी है सब सिमट जाती है एक बार में। तो पूरे साल का बिजनेस एक तरफ होता है, दिवाली के आसपास का बिजनेस एक तरफ होता है। अब विपक्षी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए विपक्ष के लोगों की एक आदत है, उन्होंने इस देश को समझा है, क्योंकि जब इतने लंबा उन्होंने राज किया है, उन्होंने ना अपने जैसे कहते हैं बहुत लंबे अंतराल में ये सब चीजें सीखी हैं और उसी को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि एक अफवाह फैलाओ, अफवाह फैलाने के बाद जो उसका असर आता रहेगा, और आप शांति से बैठो, बाद में माफी मांग लेना। भाई वोट चोर गद्दी छोड़ चलाया उन्होंने, वोट चोरी का मुद्दा खत्म हो गया। राफेल में बात हुई, राफेल का मुद्दा खत्म, मोदी जी पे इल्जाम लगाया, मोदी जी के इल्जाम खत्म हो गए। एलपीजी के मैटर में उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा देश के अंदर एलपीजी खत्म हो गई, सिलेंडर की दिक्कत आ गई। अरे भाई हर स्टेट ऑफ हार्मोज बंद करे कुछ ही दिन हुए हैं, और जिस दिन बंद हुआ उसके अगले दिन से एलपीजी की दिक्कत आ गई। क्योंकि उन्होंने देखा है कि इस देश के लोगों के अंदर एक बात होती है, वो समझते कम है, एकदम से भाग के करने लग जाते हैं कोई भी काम। जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले कहा गया था कि नमक की कमी हो रही, नमक खत्म हो रहा है देश के अंदर। तो अगर आप देखें आपके घर के अंदर 1 किलो नमक का भी इस्तेमाल पूरे महीने भर में हो नहीं पाता होगा, जैसा मैं समझता हूँ, ठीक है। और या 1 किलो हो जाता हो तो बहुत बड़ी बात है। लोगों ने 10-10, 15-15 थैलियां ले ली, मार्केट से नमक गायब हो गया। ठीक है, ऐसे अभी इंडक्शन सारे गायब हो गए, अंगीठियां गायब हो गई, महंगी हो गई। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। अब आप देखिए कि
एलपीजी नहीं है, एलपीजी नहीं है, उन्होंने तुरंत कहना शुरू कर दिया। एलपीजी नहीं है, लोगों ने इंडक्शन मार्केट से गायब कर दिया, इतने खरीद डाले, इतने जरूरत नहीं खरीद डाले। ठीक है, अब आप सोचिए कि 54 लाख गैस सिलेंडर्स हमको चाहिए, सपोज करिए हमको 54 लाख के आसपास की, शायद ऐसे कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ऐसे चलते हैं। अब 54 लाख सिलेंडर्स जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, उस डिमांड को एकदम से बढ़ा के आपने जो है वो 84 लाख कर दिया, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। तो सवाल ये कि हर गैस एजेंसी के पास अपना स्टॉक है, वो स्टॉक रखती है किस हिसाब से कि मेरे महीने में इतने सिलेंडर्स जाते हैं, इतना मुझे रिजर्व में रखना होता है। ठीक है, ये जो पॉडकास्ट में आपके कंपनी वाले सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि वो जब डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री रखते हैं तो वो इस हिसाब से रखते हैं कि इतना माल आपको अपने पास रखना है, इतना माल हमेशा मार्केट में पड़ा रहेगा और इतना रोटेशन में रहेगा। तो उसी हिसाब से आप इन्वेंट्री बनाते हैं, अपना स्टॉक रखते हैं। सारे गैस एजेंसीज के वैसे ही तो हैं। अब आप एक देखिए कि किसी घर के अंदर बाप है, बेटे, 2 बेटे हैं, एक बाप है, जैसे वो है, लेकिन किचन एक है, तो गैस सिलेंडर वो एक ही बुक करते हैं, एक बुक चलता है, एक खत्म होने वाला दूसरा बुक कर लेता है, ऐसे तो करते हैं। अब क्या किया कि उन तीनों बेटों के नाम से जो कनेक्शन है और जो पिताजी के 4 सिलेंडर उन्होंने घर में लाकर रख लिए अपने तैयार करके। जो जमाखोरी भी हो रही है अभी कांग्रेस के भी, जमाखोरी पर बाद में आएंगे। पहले तो आप ये देखिए कि इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत व्यक्ति ने एक परिवार में 4 के नाम से कनेक्शन है, लेकिन चलता वो एक ही सिलेंडर पे काम चलता है, लेकिन उन्होंने भी 4 स्टॉक कर लिए। तो सवाल है उस गैस एजेंसी के पास का सिलेंडर होंगे? नहीं होंगे। एकदम से आपने खत्म कर दिए सिलेंडर्स पूरे शहर भर के एजेंसी से, और वो कैसे मना कर रहे हैं? आपका लीगल आपका वहां पर गैस कनेक्शन है तो आपको मिलेगा। तो जिस आदमी को जरूरत एक सिलेंडर की थी उसने सारे सिलेंडर ले लिया, तो वहां तो खाली कर दोगे आप स्टॉक को। तो क्राइसिस थी नहीं, ये कह के कि क्राइसिस है, लोगों ने ले लिया और अब क्राइसिस बन गई। बिल्कुल। अब जो थोड़ी बहुत क्राइसिस बनी है उसके अंदर सिलेंडर्स या गैस जहां से आनी है वहां से ट्रांसपोर्ट में समय तो लगेगा। आपने मार्केट से स्टॉक गायब करा दिया एकदम से। अब जो मार्केट से स्टॉक गायब करा दिया, जिसके घर में 1 सिलेंडर जाता था उसने 4 ले लिया, वो किसी को बोलने तो जा नहीं रहा कि मैंने 4 सिलेंडर ले लिए। जाहिर सी बात है स्टॉक खाली करा दिया उसने। लेकिन अगर मैं हूं और मैं 1 सिलेंडर लेने जाता हूं तो मैं भी तो उसका शिकार बनूंगा। जो सिलेंडर तुमने 4 ले ली तो खत्म हो गया वो सिलेंडर, तो मैं तो ये कहूंगा बात बिल्कुल सही है कि सिलेंडर खत्म हो गया मार्केट में। जबकि हमारे जिले के जो जिलाधिकारी महोदय उन्होंने कहा खूब सारी गैस सिलेंडर है हमारे पास, जमाखोरों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं, खूब जमाखोरी पकड़ी जा रही है, लोग जो ब्लैक कर रहे हैं उसको भी पकड़ा जा रहा है, स्टॉक में जो लोग रखे हुए सिलेंडर तो देना नहीं चाह रहे उस एजेंसी पे भी छापे पड़ रहे हैं। सवाल है कि आपके पास 2 रोटी खाने की जरूरत है और आप 10-10 किलो आटा अपने पास रख लेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट से गायब हो जाएगा। बस ये है, ये केवल अफवाह है, अभी देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और कमी कैसी होगी जब स्टेट ऑफ हार्मोन से हमारा सामान आ रहा है, लगातार शिप्स आई हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं खत्म हो गई? ये तो रही आम आदमी की बात जो इस समय चल रही है। एक सवाल ये है कि क्या सच में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस युद्ध की वजह से भारत सरकार के हाथ पांव खुल गए? तो भारत सरकार के हाथ पैर क्यों फूलेंगे? सवाल यह है कि भारत तो इस युद्ध का हिस्सा ही नहीं है। भारत की तो डिप्लोमेसी का खेल है सारा का सारा। आप देखिए वहां से अभी देश के अंदर कुछ लोग ईरान से लौटे हैं जिनको कि आपके हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने वहां से इवैक्यूएट कराया है वहां से और निकलवाया है। तो जो लोग इंडिया में आए वो कह रहे हैं कि हम बहुत धन्यवाद देते हैं भारतीय सरकार का कि जिन्होंने वहां से बात करा के हमको वहां से निकाला है, क्योंकि हमने खुद मिसाइल उड़ती देखी है हवा में। तो अब आप सोचिए उस जगह से भारत ने अपने लोगों को निकाल लिया। यही हमारी जिम्मेदारी थी, वो हमने निकाल ली। दूसरी बात क्या है कि हमको पेट्रोल की दिक्कत है, तो पेट्रोल की दिक्कत के लिए रशिया हमको पेट्रोल दे रहा है, वो तो डिस्काउंटेड प्राइस पर दे रहा है आज की तारीख में, दोस्ती निभा रहा है हमसे पूरी। तीसरी बात यह है कि क्या कहते हैं आपका ये जो स्टेट ऑफ हार्मोन हमारे खुला हुआ था, करना क्या उसमें? यानी कोई भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक जो आपने सवाल कहा था कि अमेरिका ने कहा कि हमने उसको 30 दिन की मोहलत दी है पेट्रोल लाने के लिए रशिया से। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान ने कभी भी रशिया से पेट्रोल लेना बंद ही नहीं किया। और जिस समय वो ये कह रहे हैं कि मैंने 30 दिन की मोहलत दी है, वो कह रहे हैं मार्च में जाके कह रहे हैं कि मैं 30 दिन की मोहलत दे दी है, और वो ये भूल जा रहे हैं कि फरवरी में सबसे ज्यादा तेल हिंदुस्तान ने लिया यही रशिया से। तो अनुमति किस बात? तो ये तो पूरा फर्जीवाड़ा है। ये ट्रम्प हर तरह से चाहते हैं, वो वर्ल्ड पीस अवार्ड भी लेना चाहते थे, पूरी दुनिया के अंदर को वो झगड़ा कर रहे हैं पूरी दुनिया देश में, सारे देशों के अंदर उन्होंने एक युद्ध वाली स्थिति पैदा कर दी है वर्ल्ड पीस अवार्ड लेने के बाद। ठीक है, दूसरी बात वो जितनी बातें कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंधु रुकवा दिया, भैया आप बोलते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। चलिए अंकुर जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये थे अंकुर सक्सेना जी, जिन्होंने आज कई ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डाला जिनके बारे में शायद आसानी से नहीं बताया जा सकता, लेकिन उन्होंने बहुत आसान तरीके से सबको बताया। आप लोगों से भी निवेदन है कि पैनिक मत होइए, हर चीज़ की उपलब्धता हमारे देश में है, कोई भी अनगल बातें या अनगल अफवाहों पर ध्यान न दें, आराम से जिए, इत्मीनान से जिए। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में है।
बहरहाल ऐसी कई और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे, कई मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। अंकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बरेली लाइव के साथ। जय हिंद, जय भारत।